और रमेश बिधूड़ी के बारे में सवाल पूछना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अभी अभी रमेश बिधूड़ी जो संसद में लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर इस तरीके की गंदी बातें करते हैं सर, मैं तो दोहराना भी नहीं चाहती हूं अपनी जुबान से, हम सब जानते हैं उन्होंने कैसी बात की। और उसके बाद क्या होता है सर, राजस्थान चुनाव में उनको जिम्मेदारी दी गई है ना पार्टी की तरफ से, दी गई है या नहीं? आप मुझे करेक्ट कर दीजिए अगर मैं गलत हूं तो। संसद में जो उन्होंने कहा उस पर लोकसभा स्पीकर ने उसे एथिक्स कमेटी में मामला भेज दिया है, वो विशेष अधिकार स्पीकर का है, मेरा नहीं है कि उन पे क्या कार्रवाई होगी। पार्टी ने उनसे स्पष्टीकरण पूछा है, 1 महीने के अंदर जवाब देने को कहा है, उसका भी वो जवाब देंगे। कि जो लोग डिवाइड एंड रूल करते हैं वो सत्ता में बैठे हुए हैं, और मोहन भागवत जी उनको कहिए कि वो चुप रहें। मोहन भागवत जी, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी नैतिकता है तो कहिए रमेश बिधूड़ी को कल ही सस्पेंड किया जाए। ये जो खेल है ना, 1 महीने का नोटिस, 2 महीने का नोटिस, फिर जवाब आएगा, ये सब नौटंकी बंद कीजिए। तुरंत 1 हफ्ते के बाद उनको राजस्थान में प्रभार दिया गया। जो हिंदू मुसलमान जितना ज्यादा ताकत से कर सकता है वो उतना बड़ा पद पर बैठता है, और ये मोदी जी पर भी लागू होता है। दोस्तों, आगे आप डिबेट में आलोक शर्मा द्वारा बीजेपी प्रवक्ता की शानदार धुलाई देखेंगे, जिसमें एबीपी न्यूज की एंकर भी बीजेपी प्रवक्ता से बड़े तीखे सवाल पूछ रही है। दोहरे प्रहार से बीजेपी प्रवक्ता झुंझलाने लगा, लेकिन आलोक शर्मा ने अपने तर्कों से बेचारे की बोलती बंद कर दी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दशहरे के दिन अपने भाषण में देश की जनता को एकता और अखंडता पर वोट करने का सुझाव दिया, जिस पर आलोक शर्मा ने आरएसएस को बुरी तरह एक्सपोज कर दिया। दोस्तों, डिबेट बहुत शानदार है, अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आपको आगे की डिबेट दिखाते हैं। डॉक्टर अजय आलोक, आपके साथ शुरुआत करती हूँ सर। 24 के लिए भागवत का संदेश आपको क्या लगता है, क्या है? तो मोहन भागवत जी का ये कहना कि किसी के बहकावे में नहीं आना, किसी के उकसाने में नहीं आना, लोगों का काम देखो, एसेस करो और सबसे बेहतर व्यक्ति हो उसी को चुनो और उसी को वोट दो। चुनाव आ रहे हैं, उकसा के, भड़क के, जाति पे पढ़ के, धर्म के नाम पे पढ़ के वोट देने का काम नहीं करना। तो क्या ये आपको नहीं लगता है कि एक नए भारत के लिए कि सुखद संदेश है? तो मोहन भागवत जी, अपनी सरकार को नसीहत दीजिए, देश की जनता को ज्ञान मत दीजिए। सबसे बड़ा अगर कोई हेट स्पीच देने वाला संगठन है तो आरएसएस है। अगर कोई सरकार डिवाइड एंड रूल करती है तो बीजेपी की सरकार है। 80-20 के फार्मूले पर आप ही की सरकार चुनाव लड़ती है। मोहन भागवत जी, आप ही के जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो आपके संगठन से ताल्लुक रखते हैं, वो ये कहते हैं कि मैं दंगाइयों को कपड़े से पहचान लेता हूं। ये कहीं ना कहीं आने वाले समय की आहट है। अगर कहीं पर भी कोई चीज दंगाई और तमाम चीजें, देखिए सोना हो, मणिपुर हो, जहां आप देखेंगे रामनवमी पे 10-10 राज्यों में जुलूस में दंगा होते हैं, और मैक्सिमम कहां होते हैं? जहां पर बीजेपी शासन होता है, संरक्षण मिलता है। मैं जवाब शर्मा जी, मतलब फिर तो ये जो कांग्रेस की राजनीति है जिसका जिक्र यहां पर प्रोफेसर संगीत रागी कर रहे हैं, उससे मतलब आगाह कर रहे हैं, चेता रहे हैं मोहन भागवत साहब? देखिए, मोहन भागवत जी चेता नहीं रहे। मोहन भागवत जी तो समाज को जगा रहे हैं कि जो सत्तासीन लोग हैं वो ऐसा कर सकते हैं। और सत्यपाल मलिक जी ने तो पहले ही कह दिया था कि राम मंदिर के मामले में या कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि एडीआर की रिपोर्ट है कि मोदी सरकार आने के बाद 600% हेट स्पीच बढ़ गई। जो लोग कहते हैं रामजादे और दूसरा शब्द इस्तेमाल करते हैं वो केंद्र में मंत्री बन जाते हैं। जो गोली मारने की बात करते हैं वो केंद्र में मंत्री में कैबिनेट बन जाते हैं। इनके एक सांसद हैं परवेश वर्मा, वो कहते हैं हमें एक वर्ग का वोट नहीं चाहिए। हेमंत बिश्व शर्मा ने पिछले महीने कहा, और पिछले महीने ही संसद में एक ऐसा वाकया देखने को मिला कि जो नफरत के बीज आरएसएस और बीजेपी ने बोए थे, साउथ दिल्ली के एक सांसद है रमेश बिधूड़ी, वो जिस तरह से दूसरे सांसद को जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया, मुल्ला, कटवा और पता नहीं क्या क्या आतंकवादी कहा गया, वो सांसद आज भी संसद में बैठा हुआ है, आज भी वो संसद में है। तो उसको कौन प्रेशर दे रहा है, कौन उसको बचा रहा है, कौन संरक्षण दे रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। डॉक्टर अजय आलोक, ये कुछ नाम जो यहाँ पर आलोक शर्मा जी ने गिना दिए, जिसमें प्रवेश वर्मा, हेमंत बिस्व शर्मा, बिधूड़ी साहब का वो नाम ले रहे हैं, मैं भी एक नाम जोड़ देती हूँ, टी राजा का नाम। आप देखिए ना, उनको पिछले साल पार्टी से निलंबित किया जाता है कि उन्होंने भावनाएं भड़काने का काम किया है, और अब जबकि चुनाव आता है तो फिर से उनको शामिल कर लिया जाता है पार्टी में। देखिए रोमाना जी, ऐसा है कि हम तो कार्रवाई करते हैं, निलंबित करते हैं, उसके बाद जब उसे गलती रियलाइज होती है, वो माफी मांगता है, तो फिर उसे हम वापस भी लेते हैं। लेकिन यहाँ पे तो कार्रवाई नहीं होती है भाई। यहाँ तो आतंकवादी के लिए आंख से आंसू निकलने लगते हैं, झरझर झरझर आंसू निकलते हैं आतंकवादी की, और पुलिस वालों पे ही कार्रवाई हो जाती है। अरे हम तो वो पार्टी हैं जो -20 से शुरू करते हैं और उसके बाद बहुमत लाते हैं। आप तो 20 को पॉकेट में रख के देश का नुकसान करते रहे, सबको बांट बांट के देश को जोड़ने का काम कब किया आपने? कितने टुकड़े कर दिए आपने देश के? ठीक है आलोक जी, आइए जवाब दीजिए। मैं टुकड़े से ही शुरू कर देता हूं। इन्होंने तो दूसरे दलों के टुकड़े कर दिए अपनी सरकार बनाने के चक्कर में। 50-50 खोखे देते हैं एमएलए। देश की बात कीजिए, देश की। वापस आता हूं, आज 2-3 सवाल हैं। अरे भाई सुनिए ना, मैं ये सरकारें पाकिस्तान में नहीं बनाई, आपने देश में बनाई है। मुद्दे की बात यह है कि मणिपुर के ऊपर विदेशी ताकतों का हाथ रहा, तो ये गलती किसकी है? नवाज शरीफ की तो है नहीं, इसी सरकार की गलती होगी या पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलती है? मुझे लगता है कि आज मोहन भागवत जी ने पूरी तरह से सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। अगर वहां पर डिवाइड एंड रूल, अगर नागा और कुकी आपस में लड़े या तमाम दूसरे समुदाय आपस में लड़े, तो डबल इंजन की सरकार क्या सर दिल्ली में बैठकर पकौड़े तल रही थी? और सीधा सवाल मोदी जी से पूछा है कि मोदी जी, आपने एक बार भी वहां पर उस राज्य में जाकर शांति की अपील क्यों नहीं की?
इजराइल की तो चिंता हो जाती है आपको, 2 घंटे के अंदर अंदर ट्वीट आ जाता है खटाखट। फ्रांस में एक आतंकी घटना हो, 5 लोग मरे तो खटाखट मोदी जी वहां पर ट्वीट कर देते हैं। मणिपुर के ऊपर आपको 88 दिन क्यों लगे? 88 दिन के बाद ये सरकार क्यों जागी? और वो भी जब चाणक्य वहां पर 3 दिन रहे और उनको ये नहीं पता चला कि 2 महिलाओं को वहां पर निर्वस्त्र करके घुमाया गया, सैकड़ों लोग मर गए और ये सरकार सोती रही। मोहन भागवत जी ने कहा है कि सरकार जागो तुम, लेकिन ये जागने को तैयार नहीं। और पूरा देश जानता है कि रेडिकलाइजेशन 2014 के बाद घटा है या बढ़ा है। हिंदू मुसलमान करना हो तो ये चांद पर जाएंगे, वहां पर भी मौका नहीं चुकेंगे। एनआरसी हो, सीए हो, कोरोना हो, फिलिस्तीन इजराइल का मुद्दा, कोई मुद्दा नहीं छोड़ेंगे। केवल इनको डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेजों से सीखा था वो आता है।